इस वेबिनार के स्टार्ट होने से पहले ही मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी सक्सेस हो गई, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है इसे जॉइन करके। तो फ्रेंड्स अभी थोड़े पार्टिसिपेंट्स जॉइन कर रहे हैं, तो वैसे भी इस वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं एक अ, छोटे से मैसेज वाली वीडियो के साथ। 2 ढाई मिनट की सिर्फ़ एक वीडियो है, उसके बाद हम अपना जो आज का जो वेबिनार है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो भी इसके साथ लिंक्ड ही है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और इसमें से एक मैसेज है जिसको हाइलाइट किया हुआ है, वो देखो कि आप उसको स्पॉट कर पाते हैं क्या? प्लीज़। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो। अय्या अय्या प्यार नहीं मांगता उधार नहीं मांगता प्यार नहीं मांगता जुगाड़ नहीं मांगता जमीन पे गिराया हुआ चेंज नहीं मांगता मांगता है तो बस एक ही चीज वो है अनलिमिटेड पैसा आई वांट पैसा 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 खाने पीने को भी मिल जाए पैसा पैसों के बिना जिंदगी झंड है गरीबी में जीने का मजा कैसा आई लव पैसा 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 मेरे बटुए में ऑलवेज हो पैसा पैसों के बिना जिंदगी गंद है लोन लेके जीने का मजा कैसा पैसा 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 नोटों की गड्डियों से मैं नहाऊं प्लेट भर भर के मैं पैसे चबाऊं बैठे बैठे मेरे पैसे अंडे दे बैठे बैठे मेरे पैसे अंडे दे अंडे दे अंडे दे अंडे दे बैठे बैठे मेरे पैसे अंडे दे खाली पीली मैं क्यों पसीना बहाऊं आई वांट पैसा 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 पैसों के बिना जिंदगी झंड है सैलरी में जीने का मजा कैसा आई वांट फ्री में पैसा लॉटरी के जितना पैसा पैसा रुपयों की खुशबू इज द बेस्ट खुशबू पैसों के पीछे भागना feels good good गरीबी में प्यार भी कहाँ टिकता है पैसों के दर्शन से बन मुठ आइए पैसा 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 हजार करोड़ भी कम कम है दे दो मुझे चाहे जितना भी पैसा आई लव पैसा 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 भैंस के जैसे खाऊं पैसा पैसों के बिना जिंदगी झंड है फुकरे के जैसे जीना कैसा कार नहीं मांगता उधार नहीं मांगता कार नहीं मांगता जुगाड़ नहीं मांगता मोहब्बत वगैरह वगैरह नहीं मांगता मांगता है तो बस एक ही चीज वो है अंधाधुंध पैसा आई वांट पैसा 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 खाने पीने को भी मिल जाए पैसा पैसों के बिना जिंदगी झंड है लड़की में जीने का मजा कैसा आई वांट पैसा 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 फ्री में मिल जाए पैसा 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 थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। तो थोड़ा फनी वे में बनाया हुआ है, लेकिन मैसेज बहुत सीरियस है इसमें से कई। तो एक बीच में रेपिटिशन जो है वो डेलिबरेटली डाली गई थी कि अंडा दे मेरा पैसा। तो उसका मतलब है कि हम सब चाहते हैं कि जो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी हमारे पास हो, कि हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता रहे। तो जिसे हम वॉरेन बफे की लैंग्वेज में कहते हैं कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तो इसको वीडियो को शुरू में प्ले करने का जो मकसद है वो यही था, क्योंकि हमारे वेबिनार का जो नाम है वही यही है कि सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग जो है, जब इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो पैसा ही है। तो इसीलिए ये पैसे के साथ रिलेटेड जो वीडियो है छोटा सा एक प्ले किया। होप यू लाइक्ड इट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना। तो फ्रेंड एक इन्फॉर्मेशन और कि आज जो है
नेक्स्ट लेवल एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ कि मैं एसोसिएटेड हूँ। वहाँ से मैं अपनी 2 और सर्टिफिकेशन जो है वो करंटली परस्यू कर रहा हूँ। एक है ईएफटी और एक है सीपीएफएस प्रो। तो ये भी जल्दी मैं कंप्लीट करूँगा। तो उनका ही ये इनिशिएटिव था कि आज का जो दिन है उन्होंने नेशनल आईएपी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया। तो ऑलमोस्ट जो 80 पार्टिसिपेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड ना, सॉरी इंडिया नेशन वाइड, उन्होंने आज इसको नेशनल आईएपी डे की तरह सेलिब्रेट किया। तो जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, ऐसे ही उन बाकी लोगों ने भी किया। तो 50 से लेकर ऑलमोस्ट जो है 500 तक हर एक पार्टिसिपेंट के पास जो है वो ऑडियंस थी। तो मोटा-मोटा उनका टारगेट ये था कि अराउंड वो क्लोज़ टू 10,000 लोगों को एक ही दिन में वो फाइनेंशियली अवेयर करना चाहते थे। तो वी आर लकी कि वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहले तो आप लोगों को डिस्क्लेमर यही है कि आज का ये जो अपना वेबिनार है, ये प्योरली फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है। इसमें किसी तरह की कोई प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसको आगे बढ़ाते हुए वही पैसे के साथ रिलेटेड जो चीज़ है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग में। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ सामने आती है ना कि हमें ये देखना है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जब इन दोनों की बात होती है ना तो ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें ही लगती हैं। और इनके बीच में बहुत ही एक थिन लाइन है, बहुत ही एक बारीक सी लाइन है। हम कई बार कन्फ्यूज़ भी कर जाते हैं कि सेविंग्स ही इन्वेस्टिंग है या इन्वेस्टिंग ही है सेविंग्स है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हम आज थोड़ा-सा बारीकी में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पैसा जो है वो हम जनरेट कहाँ से करते हैं? इसको जनरेट करने की बहुत सारी जगह हैं। जैसे जो जॉब करते हैं उनको इनकम सैलरी के रूप में इनकम मिलती है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी फीस के रूप में इनकम जनरेट करते हैं। बिज़नेसमैन अपने प्रॉफिट के रूप में इनकम जनरेट करता है। रेंटल इनकम हो सकती है हमें, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है हमें, अपने ऑलरेडी जो एसेट्स हैं उनसे। किसी कमोडिटी जैसे गोल्ड है, उसकी एप्रिसिएशन से हमें इनकम हो सकती है। तो जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम को हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने लिए। अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी लग्ज़रीज़ को पूरा करने के लिए। जहाँ भी कहीं हम इस पैसे को खर्च करते हैं, उसको खर्च करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है ना, उसे हम मोटे तौर पे कहते हैं सेविंग्स। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? कि सेविंग्स का मतलब है कि आज सपोज़ करो कि आपने 1 लाख रुपया अर्न किया, उसमें से 50,000 रुपीज़ जो हैं वो आपने हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस कर दिए। अपने घर के खर्चों में खर्च कर दिए वो पैसे। तो आपके पास जो 50,000 बचा है वो आपकी सेविंग है। अब अगर हम उस 50,000 अमाउंट को घर में एक सेफ में रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, तो 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जब मर्ज़ी उस पैसे को बाहर निकाल लो, तो वो जो पैसा है वो 50,000 का 50,000 ही निकलेगा। उसमें 1 पैसे की भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये होगी हमारी सेविंग, कि जो हमने पैसा बचाया था, वो सिंपल वर्ड्स में सेविंग थी। अब यही पैसा अगर हम किसी ऐसी जगह पे पार्क कर देते हैं, जहाँ से ये पैसा इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है या रिटर्न आनी शुरू होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ये बाद की बात है, ये चीज़ हम फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अगर वो ग्रो करना शुरू करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी देखा जाए तो सेविंग्स की ही नेक्स्ट जो स्टेज है, अगर उसे हम सेविंग्स को कहीं ऐसी जगह पे पार्क कर देते हैं, जहाँ से कि वो रिटर्न जनरेट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अब इस पैसे को हम सेविंग्स अकाउंट में भी पार्क कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। उसमें किसी टाइम पे 4% था, फिर 3.5% हुआ, अब काफ़ी सारे बैंक 3% ही सिर्फ़ देते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कम हो। लेकिन ये जो सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है, इसको हम सेविंग्स ही क्यों पर्टिकुलरली कहते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं काउंट करते, ये हम आगे जब एक और स्लाइड डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन वाली, तो उस टाइम पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ सपोज़ करो अगर हम एफडी भी करवाते हैं, एफडी से हमें 6% की रिटर्न आती है ऑलमोस्ट, तो वो पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। क्योंकि आज अगर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो 1 साल के बाद हमें वो 1,06,000 मिलेंगे अगर 6% का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। इसी तरह और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, पीएमएस है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट इक्विटी है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो मोटा मोटा ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो यही। अब आगे आता है कि अगर हम जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो हम कर कैसे रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज है कि सपोज करो कि आपका कोई कजन है, वो आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मैंने ये कोई पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन की है और उसकी एक पॉलिसी आई है बहुत ही बढ़िया, तो आप ये पॉलिसी मेरे से ले लो। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सिर्फ एक रिलेशनशिप ही मैनेज कर रहे हैं। ये स्लाइड हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये जानना है कि अगर हम अब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस हमने समझ लिया। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट है भी। अब क्योंकि उसने वो पॉलिसी दी, हमने वो पॉलिसी ले ली, लेकिन ना उसने हमारे से हमारी ज़रूरत पूछी, ना हमने उसको अपनी ज़रूरत बताई कि हमें उस पॉलिसी की ज़रूरत है भी या नहीं भी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक रिलेशन मैनेज किया। सपोज़ करो वो कज़न ना होकर अगर हमारे किसी रिलेटिव का कोई आगे फ्रेंड होता या फ्रेंड का आगे फ्रेंड हो सकता था या किसी के रेफरेंस के साथ कोई भी बंदा आया और हमने सिर्फ उसको ऑब्लाइज़ करने के लिए अगर ये पॉलिसी ले ली है, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही कहलाएगी। अब होगा क्या कि सपोज़ करो हमने 1 लाख एनुअल प्रीमियम वाली कोई पॉलिसी उससे बाय कर ली हमने। नो डाउट कि उसको उसमें से 5000 7000 के आस-पास की उसको ब्रोकरेज मिलेगी और हमें भी पता है कि उसको कुछ ना कुछ बीच में से मिलना है। हमने उसके बेनिफिट के लिए ही उसको ओबलाइज़ करने के लिए ये पॉलिसी ली। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि उसके एक 5000 7000 के बेनिफिट के लिए हमने अपने 95000 जो हैं वो बिना सोचे-समझे, बिना ज़रूरत के उसमें इन्वेस्ट कर दिए। और अगर ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इसमें रेकरिंग प्रीमियम्स जाएँगे आपके, हर साल प्रीमियम जाएँगे। अगर 10 साल की पॉलिसी मान लेते हैं, तो 10 साल तक आपका 10 लाख रुपए जाएगा। उसको फर्स्ट ईयर 5000 मिलेगा, उसके बाद शायद उसकी ब्रोकरेज भी कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसकी गहराई को नहीं समझा और उस व्यक्ति को भी उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना हमने सोचा। उल्टा उससे कई गुना ज़्यादा जो हमारे अपने पैसे हैं, वो वहाँ पर फँस जाएँगे, अगर वो हमारी नीड के हिसाब से प्लान नहीं की गई है पॉलिसी। तो इस स्लाइड से हमें सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि इन्वेस्टमेंट जब भी कभी करनी है, तो वो रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट को कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि आपकी ज़रूरत क्या है। आने वाली स्लाइड्स में हम इन चीज़ों को भी धीरे-धीरे समझेंगे कि अपनी ज़रूरतों को कैसे पहचानना है और कैसे उन चीज़ों के साथ हमने इसको अलाइन करना है। अब आज तक का हमारा ये फ़ॉर्मूला यही रहा है और मोस्टली यही देखा गया है कि 90% जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनकी इनकम आती है, तो सबसे पहले उसमें से वो एक्सपेंस करते हैं और एक्सपेंस करने के बाद जो पैसा उनके पास बच जाता है, वो होती है उनकी सेविंग। उस सेविंग्स को वो आगे क्या करते हैं, ये अभी बाद की बात है। लेकिन मोटा-मोटा यही है कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद हम उसमें से सेव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि सपोज़ कीजिए कि जैसे आज संडे है, तो एक फाइन संडे आप आराम से इवनिंग को बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहे हैं और आपके किसी एक बहुत अच्छे फ्रेंड का फ़ोन आता है आपको। तो वो कहता है कि यार मैं ना घर पे बोर हो रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सामान लेना था अपना, तो तू मेरे साथ चल हम किसी यहाँ पर्टिकुलर एक मॉल है बहुत बड़ा, तो वहाँ से मुझे कुछ परचेज़िंग करनी है तो तू भी मेरे साथ चल। तो आप कहते हो कि चल ठीक है यार, थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड कर लेता हूँ। दोस्त है, मना नहीं कर पाते उसको, आप उसके साथ जाते हो। अब होता क्या है मॉल में जाकर वो अपनी जो-जो चीज़ें उसने लेनी थी, वो परचेज़ करता है। तो वो ऑलमोस्ट जो है 5-6 हज़ार रुपए अपने खर्च कर देता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि वहाँ पे विंडो शॉपिंग है, शेल्फ में चीज़ें लगी हुई हैं। आपको भी कोई शर्ट पसंद आ जाती है, कोई शॉर्ट्स पसंद आ जाती है, कोई ट्राउज़र्स पसंद आ सकते हैं, कोई गॉगल्स पसंद आ गई। तो आपको वो चीज़ वैसे नहीं लेनी थी या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन उस दोस्त के साथ आपके भी 2000 रुपए परचेज़ खर्च हो गए वहाँ। 5000 रुपए की उसने परचेज़िंग की और 2000 रुपए की आपने भी साथ में करी। तो हुआ क्या कि जो चीज़ आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी अनकॉन्शियसली आपसे वो
खर्च हो गया पैसा। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब ये हुआ कि हमने एक्सपेंस पहले कर दिया, उसके बाद जो पैसा हमारे पास बचा उसके बारे में हमने आगे सोचना था कि हमें क्या करना है। लेकिन अब इस जो फॉर्मूला है इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है एक नए फॉर्मूला के साथ। वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि आपकी जो इनकम आती है, आपको अंदाज़ा होता है कि हर महीने में मेरे कितने पैसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन पे खर्च होने वाले हैं। ग्रोसरी के बिल हो सकता है, मिल्क का बिल हो सकता है, वेजिटेबल्स का बिल हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल का खर्चा हो सकता है आपका, आपका मोबाइल एंड इंटरनेट का जो खर्चा वो हो सकता है, बच्चों की फीस हो सकती है। ये वो खर्च हैं जो आपको करने ही करने होते हैं हर महीने। इनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते या ये ज़रूरी है, ये नेसेसिटीज़ हैं हमारी, लग्ज़रीज़ नहीं है ये चीज़ें। तो जितना पैसा आपको पता है कि बेयर मिनिमम हमें चाहिए होता है, उस पैसे के अलावा आपको अंदाज़ा है जितना पैसा कि मेरे पास आता है, तो आपको पहले उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बाद जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इनको अवॉइड किया जा सकता था, उनके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इनकम आई है तो पहले आपको सारे खर्च ही करने हैं और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। होना उल्टा चाहिए कि इनकम आते ही आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इतना परसेंट अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से मैं खर्च करूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर लास्ट पीछे वाला एग्ज़ाम्पल हम दोबारा लें, तो सपोज़ करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। आपकी लाख रुपए की इनकम है, आपने ऑलरेडी 25,000 की एक एसआईपी स्टार्ट की हुई है या म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी। होगा कि आप अगर दोस्त के साथ जाओगे भी ना आप, तो वहाँ पर खर्च करने करने से पहले एक बार आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि अगर मैंने यहाँ पर फ़िज़ूल खर्ची कर दी या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च कर दिया, तो कल को मेरे बैंक अकाउंट से जब मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रिगर करेगी, तो हो सकता है वहाँ पर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल ना हो। तो एट लीस्ट एक बार इस चीज़ को आप कैलकुलेट ज़रूर करो। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हम फिज़ूल के खर्चों के ऊपर एट लीस्ट प्रायोरिटी दें। ज़रूरी खर्चे तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं या उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिज़ूल खर्ची पर इस तरह से हम एक तरह से लगाम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आपकी एक पार्टिसिपेशन चाहूँगा। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे ये जानना है कि सपोज़ करो कि अगर हम अपना ये नए वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ़ में कुछ चेंज लेकर आएगा? तो हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो हम इसको सिर्फ 30-40 सेकंड्स ही देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी जो चॉइस है, वो सिलेक्ट करके तो इसको सबमिट करें। डू यू थिंक दिस न्यू फॉर्मूला विल मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ? कि अगर हम पहले इनकम अपनी आने के बाद पहले इन्वेस्टमेंट्स करें और उसके बाद खर्च करें, तो आपको क्या लगता है कि इससे हम अपनी फिज़ूल खर्ची को रोक सकते हैं? प्लीज़ फ्रेंड्स अपना जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर सबमिट करें, तो इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, पार्टिसिपेशन चल रही है। क्योंकि प्रेज़ेंटेशन की तरफ ध्यान होने के कारण मैं चैट पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो प्लीज़ वैसे अगर आप चैट में कुछ लिखते हैं तो मेरे जो को-होस्ट हैं सुमित जी वो ज़रूर इसको एड्रेस करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स 5 मोर सेकंड्स और उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अभी तक सिर्फ 30% लोगों ने ही इसका जवाब दिया है। राइट फ्रेंड्स, फिलहाल इसे एंड करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो ये देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि चलो जितने भी लोगों ने सिर्फ 29% लोगों ने ही इसमें अभी तक पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसमें से एक भी नो वाला आंसर नहीं आया। दैट मीन्स कि हम लोग लॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं और इसीलिए हम इस चीज़ के साथ एग्री कर रहे हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि ठीक हम अपने राइट पाथ के ऊपर चल रहे हैं कि जहाँ पर आप लोगों को बात समझ भी आ रही है और आप उसके साथ एग्री भी कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज़। उसके बाद आता है कि डिसाइड हो गया कि ठीक है हमें पहले इन्वेस्टमेंट्स करनी है
और उसके बाद हमारे पास जो बचेगा उसको हम खर्च करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए रास्ते में हमारे जो रुकावटें कौन-कौन सी आती हैं, वो कौन-सी फैक्टर्स हैं, कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन से एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जो हमें इन्वेस्ट करने से रोकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें एक बड़ा कॉमन सा जो है जवाब सुनने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं ना, वो मेरे फादर लेते हैं, या मोस्टली लेडीज़ कहेंगी कि मेरे हस्बैंड लेते हैं। या जो बुजुर्ग लोग हैं, कई वो कहेंगे कि नहीं हमारा तो बेटा अब इन सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हैंडल करता है, तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाएँगे। तो फ्रेंड्स, अब जो है टाइम बहुत चेंज हो रहा है। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, वो वर्किंग हैं, दे आर आल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जो ये फैसला है, वो सिर्फ़ हस्बैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये जॉइंटली लेना चाहिए, और हस्बैंड से भी ज़्यादा इवन जो लेडीज़ हैं, वो अपने बच्चों के लिए, और जो अपने ज़रूरी जो गोल्स हैं, लाइफ़ के जो गोल्स जो और ड्रीम्स हैं, जो हम आगे अभी अभी डिस्कस करेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं। तो वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को और भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो कुछ जो ये चीज़ें हैं, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है कि अगर फादर लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि अगर फादर डिसीज़न लेते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। और जो हस्बैंड वाला जो मैटर है, इसमें तो मैं कहूँगा कि हमें जब भी कभी फाइनेंशियल प्लानिंग या ऐसे किसी कंसल्टेशन सेशन के लिए जाना हो, तो हमें जाना ही हस्बैंड-वाइफ दोनों को चाहिए। क्योंकि जो ये घर गृहस्थी है, ये किसी एक की नहीं है, ये उन दोनों की है। फैमिली की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आप एक तो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकोगे। सेकंडली, आपकी ज़रूरतों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने एडवाइज़र को कम्युनिकेट कर पाओगे, कन्वे कर पाओगे। तभी वो उनके साथ अलाइन करके आपको कोई पर्टिकुलर बढ़िया सॉल्यूशन भी दे पाए। दूसरा एक बहुत कॉमन एक्सक्यूज़ देखने में मिलता है, आई डोंट हैव टाइम। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, स्पेशली जो बिज़नेसमैन हैं, उन लोगों को होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये टाइम ना होना हमें किस हद तक कॉस्ट कर सकता है, ये भी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि विल स्टार्ट व्हेन आई हैव सफिशिएंट मनी, कि मैं तब शुरू करूँगा जब मेरे पास काफ़ी पैसा होगा। होता क्या है कि अ, अब इसमें आप शायद मेरे साथ रिलेट कर पाओ, कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा, कि हर महीने मुझे ये लगता है कि यार बस ये वाला जो महीना है ना, इसमें थोड़ी-सी तंगी है। कि इसमें मैं बस जितनी मेरी इनकम हुई है ना, मेरा उसके आस-पास का खर्च हो गया। अगले महीने से ना मेरे पास थोड़ा-सा रूम क्रिएट हो जाएगा, या उससे अगले महीने थोड़ा-सा रूम क्रिएट हो जाएगा, और फिर मैं जो है वो अपनी पसंद की चीज़ करूँगा या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। लेकिन वो जो थोड़ा-सा रिलैक्स्ड वाला जो मंथ है ना, वो आता ही नहीं है कभी। उसको आपको ज़बरदस्ती लाना ही पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े अमाउंट की वेट करनी है। आप छोटे से अमाउंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़ी चीज़ में या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपका जो टारगेट है वो किसी पोस्ट ऑफिस आरडी से ही कंप्लीट हो सकता है, बैंक आरडी से ही कंप्लीट हो सकता है, या पीपीएफ में पैसा डालने से ही कंप्लीट हो सकता है, तो आप सिस्टमैटिक वे में थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके उसी में डाल सकते हो आप। आई बिलीव माय एसेट बिज़नेस आर सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं या हमारा जो बिज़नेस है, या कहीं से रेंटल इनकम वगैरह आ रही है, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए हमें अपने फाइनेंस को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे कितना भी पैसा हो, इसके लिए मैं एक छोटा-सा कोट करूँगा, कि कहते हैं कि द बिगेस्ट शिप कैन सिंक ड्यू टू अ स्मॉल लीकेज। तो इन लीकेजेस को प्लग करना जो है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम होता है। कि आपका जो पैसा है, राइट अमाउंट ऑफ जो मनी है, वो आपको राइट टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो इल्लिक्विड हो, आपका पैसा प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, और जिस टाइम पे आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़े, उस टाइम पे आपको बायर ही ना मिल पाए। हो सकता है आपको बायर ना मिलने के कारण, या डिमांड उस टाइम पे कम होने के कारण आपको अंडर वैल्यू उसको सेल करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो प्लानिंग में कवर होती हैं। एक और बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज़ है वो हमारे यंगस्टर्स में, कि आई एम टू यंग टू थिंक अबाउट इट। बंदा सोचता है कि यार मेरी तो अभी-अभी जॉब स्टार्ट हुई है, अभी तो मेरे को अपने अरमान तो पूरे कर लेने दो, नई गाड़ी ले लेने दो, नई वॉच ले लेने दो, नया सेल फ़ोन ले लेने दो।
इन्वेस्टमेंट के लिए तो सारा टाइम पड़ा, अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है अभी उसके लिए। लेकिन ये इनिशियल ईयर्स की, हम ये नहीं कहते कि आपको एन्जॉय नहीं करना चाहिए, एन्जॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ़, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहिए। और टाइमली क्यों सिक्योर करना चाहिए, ये हमें आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या होती है। कुछ लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कि हमें पता ही नहीं चलता यार, इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें? तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि आप किसी क्वालिफाइड एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, अगर आपको वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप राइट अवे किसी एडवाइज़र के पास नहीं भी जाना चाहते हैं, तो एट लीस्ट जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी तो आपको समझ आती होगी, पीपीएफ तो आपको समझ आता होगा, बैंक सेविंग्स तो आपको समझ आती होंगी। इन चीज़ों में आप राइट अवे थोड़े-थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। एट लीस्ट इससे क्या होगा कि एक सेविंग की और इन्वेस्टिंग की हैबिट जो है, वो आप में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें। तो काफ़ी सारा तो इन चीज़ों का जो जवाब है वो मेरी इन बातों में ही आ गया होगा कि आप छोटे अमाउंट से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो फिक्स्ड इनकम वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस आरडी होगी या बैंक आरडी होगी, आप इन चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में आपको जाना है। हाँ, लेटर स्टेज पे अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसमें आपको रिकमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये भी चीज़ें बुरी नहीं हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एक थंब रूल है, रूल ऑफ 72 कहते हैं इसको। इसको तो आप जो है ना रट ही लो इस रूल को। ये रूल मोटा-मोटा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, कि इसमें क्या है कि हम 72 को डिवाइड करते हैं, जो हमें रिटर्न मिलती है उसके साथ। सपोज़ करो कि सेविंग अकाउंट में हमें 3% रिटर्न मिलती है। ये राइट कॉर्नर में नीचे आप देखो, लोअर राइट कॉर्नर में, तो वहाँ पे 3% जो रिटर्न मिल रही है हमें सेविंग्स अकाउंट से, सपोज़ करो। तो उसको अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिगर आती है 24। दैट मीन्स कि 24 ईयर्स में हमारा पैसा डबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। होता क्या है कि 72 की जो फिगर है, इसके साथ हम रेट ऑफ रिटर्न को जो डिवाइड करेंगे, तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा टेन्योर होगा, वो हमारा टाइम पीरियड होगा कि जितने टाइम में हमारा पैसा डबल हो। ऐसे ही आप एफडी की तरफ आ जाओ, सेविंग से थोड़ा ऊपर आए, एफडी से हमें 6% रिटर्न आती है। अब 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो 12 आता है। 12 6 72, 12 आया हमारे पास। दैट मीन्स कि अगर आप 6% वाली एफडी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो वो 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। इसी तरह अब हम थोड़ा और आगे आते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड्स ही ले लेते हैं कि जहाँ पर अगर हम थोड़े रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हमें 12% रिटर्न जो है आराम से आ जाती है। उसकी पॉसिबिलिटी 99% 99.9% पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उसमें इन्वेस्टेड लंबे टाइम के लिए रहते हैं, तो हमें 12% की रिटर्न आ ही जाती है। तो 12% रिटर्न अगर हमें, ज़रूरी नहीं म्यूचुअल फंड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हमें 12% की एश्योर्ड रिटर्न आ रही है, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 6। दैट मीन्स कि 12% वाली किसी चीज़ में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 6 साल में डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि अगर आपका पैसा 24 ईयर्स में डबल होता है और आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए सेविंग्स अकाउंट भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपके गोल की या फाइनेंशियल टारगेट की जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पैसा आपको थोड़ा पहले जल्दी चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, तो आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे कि उसको सिर्फ़ सेविंग सेविंग में पड़ा रहने दो और 24 साल में डबल हो। हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत 12 साल के बाद हो। अगर 12 साल के बाद उस पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे को अगर आप एफडी में भी डालोगे, तो वो 12 साल में डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर और जल्दी कंपाउंडिंग करनी है और उसमें आपको पैसे को और जल्दी मल्टीप्लाई करना है, तो आपको थोड़ा-सा रिलेटिव रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको जाना पड़ेगा या डायरेक्ट इक्विटी में भी आप जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल एस्टेट में आप जा सकते हो, गोल्ड में जा सकते हो आप। ये डिपेंड करेगा कि कौन से एसेट से आपको कितनी रिटर्न आ रही है और आप उतना टाइम आप अफ़ोर्ड कर पाते हो कि नहीं। इसलिए रूल ऑफ जो 72 है, उसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपको आपका जो पैसा है कितने टाइम में मल्टीप्लाई होने वाला है। अब फ्रेंड्स ये जो स्लाइड है ना, इस पे हम थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये आज की जो हमारी ये वेबिनार है ना, इसका क्रक्स है मेरे हिसाब से ये। इसमें जो है ना, इसमें क्या कि ये एक्सप्लेन किया गया कि हमें जल्दी इन्वेस्ट करना क्यों स्टार्ट करना चाहिए।
और अगर हम डिले करते हैं तो वो डिले हमें एक्चुअल में क्या कॉस्ट करती है। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक्सपेक्टेड जो रिटायरमेंट एज है पर्सन की वो है 60 इयर्स। कि कोई भी पर्सन एबीसी कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, या हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, वो 60 की एज में रिटायर होना चाहता है और उसका जो कॉर्पस रिक्वायर्ड है, उसको रिटायरमेंट के टाइम पे जो शुरू में उसके पास पैसा होना चाहिए जिससे कि वो रेगुलर इनकम ले सके, वो है 5 सीआर, 5 करोड़ रुपए। अब आप देखो कितनी ब्यूटीफुल ये चीज है कि सपोज करो कि उस व्यक्ति की जो एज आज की डेट में 25 ईयर्स है, तो उसके पास रिटायरमेंट के लिए अभी 35 साल और है। 25 प्लस 35 60, यानी कि 60 इयर्स की रिटायरमेंट, अगर उसने 60 इयर्स पे रिटायरमेंट लेनी है तो अभी उसके पास 35 साल का पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट रिटर्न्स दी हुई हैं, 6%, 8%, 10%। ये येलो वाले जो सेल्स जो येलो मार्क किए हुए हैं ये 10% है। हम 10% के साथ ही कैलकुलेट करके इसको चलते हैं। अब अगर वो 25 इयर्स की एज वाला बंदा अगले 35 साल के लिए हर महीने 13,061 रुपए, 13,061 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर देता है, तो आफ्टर 35 इयर्स 10% रिटर्न के साथ रिटायरमेंट के टाइम पे उसको 5 सीआर का जो कॉर्पस है वो मिल जाएगा। उसका इकट्ठे इतने पैसे उसके इकट्ठे हो जाएंगे। और यही अगर उसको 12% की रिटर्न आ जाती है, वो थोड़ा सा और रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में चला जाता है, तो उसको सिर्फ 7,698 रुपीज की ही जरूरत पड़ेगी। और अगर वो थोड़ा सीजनड इन्वेस्टर बन जाता है, उसको थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी का उसको नॉलेज है उसको, या वो मिड कैप या स्मॉल कैप जहां से कि थोड़ा अधिक रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स भी जनरेट हो सकती हैं, तो वहां पर सिर्फ 3,365 मंथली स्पेंड करने से ही, इन्वेस्ट करने से ही उसका जो ये टारगेट है अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा कंजर्वेटिव भी है तो सिर्फ 10% के हिसाब से भी चलता है, तो 13,000 रुपए के साथ ही, 13,000 रुपए मंथली के साथ ही वो अपना 5 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकता है। अब उस व्यक्ति ने अपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सोचा कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत यंग हूं, मैं अभी नहीं इन्वेस्ट कर सकता, अभी तो मेरे को अपने शौक पूरे करने हैं, तो वो व्यक्ति उस इन्वेस्ट नहीं करता, वो 5 साल डिले कर देता। अब उसकी एज होगी 30 ईयर्स, अब उसके पास रिटायरमेंट के लिए भी 30 ईयर्स ही बचे, क्योंकि 60 की एज में रिटायर होना है, 30 वो ऑलरेडी हो गया, और जब उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो उसके पास 30 ईयर्स थे। अब आप देखो कि 10% की रिटर्न के हिसाब से ही उसको 10% के रेट रिटर्न पे पहले उसको 13,061 रुपए की जरूरत थी, लेकिन अब उसको ऑलमोस्ट 22,000 रुपए, 21,936 रुपए, 22,000 रुपए हर महीने वो इन्वेस्ट करेगा अगले 35 साल के लिए, तो उसका 5 सीआर का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। इसी तरह से 15% की रिटर्न वाले में भी अगर वो चला जाता है तो 3300, 3,300 की बजाय अब उसको 7,100, ऑलमोस्ट डबल उसको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर मंथ, तब जाके उसका वो टारगेट अचीव होगा। और इसी तरह वो 30 पे भी ये डिसीजन नहीं ले पाता और 5 साल डिले कर देता है, तो उसके पास अब बचेंगे सिर्फ 25 ईयर्स इन्वेस्ट करने के लिए। इस टाइम के ऊपर अब उसको 37,000 रुपीज पर मंथ वो करेगा, तो जाके वो अपना 5 सीआर का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएगा। और डिले करता है, 40 की एज में जाकर अगर वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 20 साल ही बचे। अब इस 20 साल के पीरियड में ही उसको 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो नेचुरली है कि उसको और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% के हिसाब से भी अगर उसको रिटर्न आती है तो उसको 65,000 रुपीज ऑलमोस्ट पर मंथ की एसआईपी लगानी पड़ेगी। अगर 15% रिटर्न भी आती है तो भी ये अमाउंट 32,000 से कम नहीं होने वाला, 33,000 ऑलमोस्ट रहेगा। और 45 इयर्स की एज या उसके बाद चला जाता है तो फिर तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देखो कि उसको 1,20,000 रुपए की, ऑलमोस्ट 1,19,000 रुपए की एसआईपी उसको लगानी पड़ेगी हर। और अगर 15% वाली रिटर्न वाली जगह पे भी है तब भी उसको 73,000, 74,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना। तो यहाँ से मेरे हिसाब से क्लियरली विजिबल है कि डिले हमें क्या कॉस्ट करती है। 25 साल की एज में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 13,000 रुपए हैं, 45 साल की एज तक हम इसको खींच के ले जाते हैं तो 1,19,000 रुपए हो जाते हैं। इसलिए जल्दी स्टार्ट करना करियर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि हमें अपने शौक नहीं पूरे करने चाहिए, शौक पूरे करने चाहिए, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जैसे हमारी रिटायरमेंट है, ये तो हमें बहुत अर्ली स्टेज में ही प्लान करनी चाहिए, स्पेशली आज की एज में। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए यहाँ पे कौन सा कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है या जो गवर्नमेंट ने हमारा इंतजाम कुछ करना,
तो इन चीजों को अर्ली स्टेज पे प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ गया कि हमने अपना मन बना लिया सब कुछ करने के लिए, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। डोंट वेट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट योर सेविंग्स प्लान, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट टू। सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें बहुत बड़े अमाउंट की वेट नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी सैलरी थोड़ी कम है स्टार्टिंग में, बट नेचुरल की कंपैरेटिवली हम थोड़ी कम इनकम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो हमें अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए स्टार्ट जरूर करना चाहिए। चाहे छोटे अमाउंट से करें, चाहे रिलेटिवली सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में ही करें, लेकिन हमें करना जरूर चाहिए। स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। ये जैसा हमने शुरू में जो वीडियो भी हमने देखी थी, वो कहता कि मेरा पैसा जो है वो अंडा दे, मेरा पैसा अंडा दे, कि हमारा जो पैसा है वो हमारे लिए पैसा जनरेट करे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है आपको अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर अगर आप रात को सो भी रहे हो तो आपका पैसा जो है वो आपके लिए इनकम जनरेट करता रहे। सपोज करो अगर आप एफडी में भी अपना पैसा रख रहे हो, तो आप चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आ ही रहा है ना। है ना? तो इस तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी में भी कहीं पे पैसा लगाते हो, तो जिन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो कंपनीज तो काम कर ही रही है ना। अब एचडीएफसी बैंक है सपोज करो, इसका जो ओनर होगा वो चाहे ऑफिस जाए, बैंक जाए चाहे ना जाए, लेकिन बैंक तो रोज खुलेगा ना। वो एक सिस्टम बन चुका है। बैंक खुलेगा, एम्प्लॉयज आएंगे, उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी, उसका बिजनेस तो चलता ही रहेगा। इसी तरह से अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इक्विटी के थ्रू ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप चाहे जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, चाहे अपने वाला जो काम आप करते हो रूटीन में वो कर रहे हो, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपके लिए कोई और जनरेट कर ही रहा है वो पैसा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रेगुलरिटी ऑफ सेविंग्स इज इंपॉर्टेंट। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर ली, लेकिन अगर आपने उसको रेगुलरली नहीं किया तो इस इन्वेस्टमेंट के किए ना किए का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि मेरी जो बॉडी है ना वो सलमान खान जैसी हो, या टाइगर श्रॉफ जैसी हो, या कोई जो क्रिकेटर है, हर बच्चा चाहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने ये जो अपनी बॉडी बना ली है सिर्फ एक दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में बना ली होगी? नो फ्रेंड्स, नो। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं, रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन रहना पड़ता है। रोज सुबह वो उठते होंगे, वो जिम जाते होंगे, अपना एक्सटेंसिव वर्कआउट करते होंगे, अपने डाइट प्लान्स को फॉलो करते होंगे। उसी तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, पहले उसको वाइजली चूज करना, फिर उनमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना, ये ध्यान रखना अपना कि उनको हम अपनी कोई इन्वेस्टमेंट मिस ना करें, फिर टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करना। ये सारी चीजें हम करेंगे तभी हमारा पैसा जो है वो ग्रो करेगा। स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ये तो हमने पिछली अपनी स्लाइड में देख ही लिया हमने कि जितना हम डिले करते जाएंगे उसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, हमने इन्वेस्टिंग करनी भी स्टार्ट कर दी, हम चाहे रेगुलर भी हैं उसमें, तो इसमें हमारे जो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये मोटा चूहा जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पैसे को खा रहा है, ये सुजेस्टिव है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि चीजों के जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो इस तरह से हमारे पैसे को खा जाते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट करती है। अब हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, इनका एक्चुअल में मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में अगर आप देखो तो ड्रीम्स वो हैं कि जो हम सोते टाइम देखते हैं, सोते टाइम जो हमें सपने आते हैं वो ड्रीम्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ड्रीम्स हैं वो हैं जो आपको सोने ना दें, जो आपको एनकरेज करें, मोटिवेट करें मेहनत करने के लिए, सेविंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कि उन ड्रीम्स को अचीव करते हुए जो आप अपनी लाइफ है उसमें आप थ्रिल लाओ। आप वो होते हैं ड्रीम्स। जो सोते हुए हम देखते हैं वो ड्रीम्स नहीं है। जो जागती आंखों से हम देखते हैं और जिनको हम पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं वो हमारे ड्रीम। अब इन ड्रीम्स के रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही है, इन्फ्लेशन, महंगाई।
अब इस स्लाइड में आप देखो कि जो बिल्कुल फर्स्ट लेफ्ट साइड के ऊपर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, 2010 में एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली थी उसका घर का खर्चा होता था 20,000 रुपीज, जो कि 2020 में बढ़ के हो चुका है 35,000 रुपीज। और 2030 तक एज्यूम्ड है कि अगर इसी रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन पे ये महंगाई बढ़ती रही तो जो 2010 में घर चलाने के 20,000 रुपए चाहिए थे, 2020 में वो 35 हो गए और 2030 तक वो 75,000 रुपए हो जाएंगे। उतना ही सामान लेने के लिए हमें 75,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 75,000 रुपीज हमें खर्च करने। इसी तरह हायर एजुकेशन बच्चे की 2010 में अगर हम किसी बच्चे को एमबीए करवाते थे तो उसके 6 लाख रुपए लगते, 2020 में उसी की कॉस्ट हो गई 23 लाख। और आज की डेट में 2030 तक अगर इसका जो एस्टिमेट हम लें इसी रेट ऑफ रिटर्न पे अगर बढ़ती रहे इन्फ्लेशन तो होगी 50 लाख। और फ्रेंड्स, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी इन्फ्लेशन का जो रेट है सबसे ज्यादा, इनमें प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों की फीस हर साल देते हैं। अगर आपके बच्चे 7, 8, 10 साल के हैं तो आप देखो नर्सरी से आप स्टार्ट हुए थे, तो हर साल 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 उनकी बुक्स के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, उनकी फीस कैसे बढ़ती है, स्कूल के खर्चे कैसे बढ़ते हैं, बस का जो फेयर है उनका वो कैसे बढ़ता है। ये सारी चीजों को आप फैक्टर इन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट गोल है हमारी लाइफ का कि बच्चों की मैरिज। तो 2010 में अगर किसी ने अपने बच्चे की मैरिज करनी होती थी तो वो 6-7 लाख रुपए में अच्छी खासी एक मैरिज हो जाती थी। तो उसमें गोल्ड डाल लो आप, पैलेस का खर्चा भी डाल लो, लिमिटेड जो अपने मेहमान आते हैं उनके लिए अच्छा खाना भी हो गया, तो 6-7 लाख रुपए में वो हो जाता था। 2020 में उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, वैसी ही मैरिज करने के लिए, उतना ही गोल्ड देने के लिए, उतने ही कपड़े बनाने के लिए, उतने ही मेहमानों को खाना खिलाने के लिए 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं 2020 में। आज की डेट में आप इसको मत कंसीडर करो, क्योंकि कोविड के कारण हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस हो कि 10-20 बंदों से आप ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो ये कॉस्ट कम हो। लेकिन अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ये सिचुएशन हमेशा तो नहीं रहने वाली। अभी भी जिन्होंने मजबूरी में शादी की होगी, लेकिन बच्चों के भी अपने अरमान होते हैं, पेरेंट्स के भी अपने अरमान होते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर 2030 में हमें उसी स्टैंडर्ड की मैरिज करनी है अपने बच्चों की, तो हमें 6-7 लाख रुपया जो 2010 में चाहिए था, उसकी बजाय हमें 26 से 30 लाख रुपए चाहिए। ये सारी जो कैलकुलेशन है ये 8% इन्फ्लेशन के साथ हुई है, नीचे मेंशन है। अब हम छोटे-छोटे कमोडिटीज देख लेते हैं। 1990 में जो गोल्ड का प्राइस था वो 3200 रुपए था 10 ग्राम का। पेट्रोल उस टाइम पे ऑलमोस्ट 10 रुपए लीटर था, डीजल ऑलमोस्ट 4 रुपए लीटर था, दूध उस टाइम ऑलमोस्ट 6 रुपए लीटर मिलता था। 2003 में ये प्राइस बढ़ के गोल्ड का हो गया 5600, पेट्रोल 10 से हो गया 32 रुपए का, डीजल हो गया 5 रुपए से 4 रुपए से 21 रुपए का, और मिल्क हो गया 6 रुपए से 13 रुपए का। इसी तरह 2020 में जो है गोल्ड का प्राइस 46,000, और आज की डेट में भी आप देखोगे तो 48-49 तो जो है एक्सचेंज के ऊपर नजर आता है। एक्चुअल में आप लेने जाओगे तो अराउंड 50,000 ही मिलेगा। पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट 80-85, आई थिंक 90 प्लस है आज की डेट में, ये तो 2020 के प्राइसेस मेंशन है। डीजल भी जो है वो 80 प्लस है, ये 70 के जो है 2020 के प्राइसेस मेंशन है। मिल्क जो है आज की डेट में 50 to 60 रुपीज पर लीटर आपको मिल रहा है। तो आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि 6, 13, 60 किस तरह से दूध के प्राइसेस बढ़े हैं पिछले टाइम में, किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। तो आने वाले टाइम में भी ये इन्फ्लेशन रुकने वाली नहीं है, हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना ही होगा। अब नीचे यही दिखाया हुआ कि कैसे जो 1990 में अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए थे तो उनकी परचेजिंग पावर कैसे कम हुई है। ये सिंपल सी बात है कि अगर उस टाइम पे वो 1 लाख रुपए का गोल्ड लेता तो 3200 रुपए के हिसाब से ऑलमोस्ट उसको 30 तोले सोना आ जाता उसका। तो अब वो क्या रह गया, उसका हाफ रह गया, 48, 50 से भी कम हो गया। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसलिए वो कम ही आएगा। तो ऐसे ही 2010 में और प्राइसेस बढ़ गए तो वो उससे भी कम खरीद पाएगा। अगर हमने 1 लाख रुपए तिजोरी में रखा होता और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते गए तो आज खरीदोगे तो वो नेचुरली उस टाइम से तो कम ही खरीद पाओगे ना आप। तो यही चीज है कि अगर 1 लाख रुपए आपके ग्रो नहीं करते हैं तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे 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 कम होती जाएगी।
1990 में जो 1 लाख रुपया था, उसकी एक्चुअल में आज जो वैल्यू है वो 11,300 रुपए रहेगी 2020 तक, और 21 तो अभी 1 साल हम और आ गया। सो फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ जो इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? हमारे जैसे हमने ड्रीम्स पीछे डिस्कस किए थे, मेन हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं? चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन जो है वो अपने आप में एक पूरा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात आती है कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि सपोज़ करो कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है चाइल्ड एजुकेशन को प्लान करना? बच्चों की एजुकेशन को फंड करना जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसे प्लान करना क्यों ज़रूरी है? सपोज़ करो कि कोई बच्चा +1 में पढ़ता है, मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करता है, लेकिन वो अपने माता-पिता को बात करते हुए कहीं सुन लेता है कि अगले साल इसने +2 कंप्लीट कर लेनी है, और उनका बच्चा अगर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि यार हमारे पास इसके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो आप देखो कि अगर बच्चा वो मेहनती है, तो उस बच्चे पे क्या गुज़रेगी और क्या वो बच्चा पूरे दिल से अपनी पढ़ाई कर पाएगा? उसे लगेगा कि यार अगर मैं पढ़ाई कर भी लूँ, सीट ले भी लूँ, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स के पास उसे फंड करने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? और इसके ऑपोज़िट, अगर कहीं उस बच्चे को पता हो कि मेरे पेरेंट्स ने पहले से प्लान कर रखा है, उनके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है, तो उस बच्चे की तैयारी का लेवल क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। वो बच्चा भी दिल से करेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अरेंज कर रखा है, तो मेरे को भी मेरा पार्ट पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है इसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट बढ़ रही है इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके। जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, बच्चा जैसे छोटा है, तो उसके लिए अगर 10, 12, 15 साल आपके पास पड़े हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उसका जो एजुकेशन का गोल है, आप ईज़िली फंड कर पाएँगे। ऐसे ही बच्चों की मैरिज है, ये अपने आप में पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे हम लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ़ में कितने सक्सेसफुल हैं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉम्प एंड शो है इसको हम देखने के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेकार का है, पॉम्प एंड शो नहीं करना चाहिए इतना, लेकिन करते फिर भी सब लोग हैं। कुछ ये है कि इसके साथ पेरेंट्स के बच्चों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं, कि इस सोसाइटी में रहते हुए अगर हमें ये सब करना ही है, तो क्यों ना उसका हम स्ट्रेस ना लें। ये ना हो कि बाद में जाके हमें वो लोन लेके या कर्ज लेके वो समाज को दिखाने के लिए ये काम करने पड़े। अगर हमें अपने सपने, अपने शौक पूरे करने ही हैं, तो उसे वेल प्लान्ड मैनर में बिना एडिशनल स्ट्रेस लिए हुए करना चाहिए। जैसे हमने रिटायरमेंट के लिए देखा था कि बहुत छोटा-सा अमाउंट ही अगर हम काफ़ी पहले से करना शुरू कर दें, तो ऐसे ही मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए भी हम बहुत पहले से स्टार्ट कर दें, तो हम ईज़िली इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्रेंड्स बात रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट मेरे हिसाब से आज की डेट में लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। आप खुद ही आपने भी शायद कभी ऑब्ज़र्व किया होगा, एक बड़ी अ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने कभी सुना है कि रिटायरमेंट के लिए लोन मिलता है? हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी सपना हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन मिल जाएगा आपको। चाइल्ड मैरिज के लिए आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा आपको। हाउस परचेज़ करने के लिए हाउसिंग लोन मिल जाएगा आपको। वैकेशंस पे जाने के लिए पर्सनल लोन मिल जाएगा आपको। लेकिन रिटायरमेंट के लिए कहीं से भी लोन नहीं मिलता। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे ही आपका रिटायरमेंट प्लान है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हमें सिर्फ़ अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। थोड़ी-सी हार्श रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर हम देखें कि हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कितना टाइम देते थे और उसके कंपैरिज़न में हम अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देते हैं, और अगर उसी ट्रेंड को हम आगे देखें, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमें कितना टाइम दे पाएँगे। तो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट को प्लान करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नीचे वाले जो 2 गोल्स हैं, हाउस परचेज़, वैकेशन, ये आपके अ, ऑप्शनल गोल्स आप इनको कह सकते हो। घर नहीं है तो आप रेंट पे रह लोगे, चल जाएगा। वैकेशंस पे आप नहीं जाओगे तो चल जाएगा। लेकिन ऊपर वाले जो 3 गोल हैं, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट, ये तो आपके लिए मैंडेटरी हैं। इनके लिए आपको प्लान करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग जो है वो कैसे काम करती है। सपोज़ करो कि किसी ने 5 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट की।
5 साल के लिए 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की, तो 5 साल में उस बंदे के 60 महीने में 10,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए गए, तो उसकी फंड वैल्यू हुई 8.8 लाख। अब फ्रेंड्स, वही जो SIP है 10 साल के लिए कंटिन्यू की गई, अब उसके 6 की बजाय गए 12 लाख रुपए। लेकिन अगर आप देखो तो मैथमेटिकली आप देखो तो वो 6 का डबल, अगर इन्वेस्टमेंट 12 डबल हुआ है, तो फंड वैल्यू भी तो 8 का डबल, या आप लगा लो 9 का डबल 18 ही होना चाहिए था ना, लेकिन वो 26 हुआ। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। इसी तरह 15 साल में वो अमाउंट बढ़ के इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ और उसकी वैल्यू होगी 67 लाख। और 20 साल तक अगर उसने कंटिन्यू की तो 24 लाख रुपए उसके गए और उसकी वैल्यू होगी 1.32 CR। एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है, सिर्फ जरूरत है इन्वेस्टेड रहने की और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में रेगुलर रहने की। अब 20 साल में उसके 1,32,00,000 इसलिए बन पाए क्योंकि 15 लाख के एंड में उसके पास 67 लाख रुपीस थे, जो उसने धीरे धीरे 10-10 हजार करके इकट्ठे किए थे, ऊपर रिटर्न भी जनरेट की उसने। 15 साल के बाद एंड में उसके पास 67 लाख इसलिए थे क्योंकि 10 साल के एंड में उसके पास 26 लाख थे। 10 साल के बाद उसके पास 26 लाख इसलिए थे क्योंकि 5 साल खत्म होने के बाद उसके पास 8.8 लाख रुपीस थे। और 5 साल के बाद उसके पास 8.8 लाख रुपीस इसलिए थे क्योंकि उसने कभी 10,000 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वाला पॉइंट आ जाता है जो हमने कहा था कि बड़े अमाउंट की वेट नहीं करनी चाहिए, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटी सी स्टार्ट की हुई SIP, या जरूरी नहीं सिर्फ SIP, किसी और चीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगले 5, 10, 15, 20 साल तक अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो इतना अमाउंट बनता है कि हम उसको इमेजिन ही नहीं करते हम कभी उसको। लेकिन इसमें कंपाउंडिंग काम करती है और हमारा पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होता है। अब फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एक फाइनेंशियल प्लान का सैंपल है। एक मिस्टर विशाल वाणी है, जिनकी एज है 32, पुणे के रहने वाले हैं वो। तो उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है पार्थ, जिसकी प्रेजेंट एज है 3 साल। उसकी हायर एजुकेशन जो है वो कहते हैं कि 18 ईयर्स की एज में वो करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं 25 की एज में। दूसरा बच्चा है उनका जिसका नाम पूर्वी है, उसकी प्रेजेंट एज है 1 ईयर, हायर एजुकेशन है 18 ईयर्स और मैरिज उसकी वो करना चाहते हैं 23 में। अब वो कहते हैं कि उसकी हायर एजुकेशन के लिए आज की डेट में उसकी जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है, और मैरिज के लिए भी जो आज की डेट में जो उसकी कॉस्ट है उनको 5 लाख रुपए चाहिए। दूसरे बच्चे के लिए भी उनको हायर एजुकेशन के लिए आज की डेट के हिसाब से 5 लाख, और आने वाले टाइम में मैरिज, अगर आज की डेट में ही उनको मैरिज करनी पड़ जाए तो आज के हिसाब से 5 लाख रुपए उनको बच्चे की मैरिज के लिए भी चाहिए। इसके अलावा उनका अपना एक गोल है रिटायरमेंट का। वो 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं और उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आज की डेट में 25,000 रुपया पर मंथ उनके घर का खर्चा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो उनकी करंट कॉस्ट 5 लाख थी, वो फ्यूचर में उनको 5 लाख की बजाय 13,80,000 रुपए ऑलमोस्ट चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। और पूर्वी की जो हायर एजुकेशन है, दूसरे बच्चे की एजुकेशन के लिए उनको 15,80,000 रुपए चाहिए। पहले बच्चे के लिए ये अमाउंट सेव करने के लिए उनके पास 15 साल का टाइम है, दूसरे बच्चे के लिए उनके पास 17 साल का टाइम। अगर वो मंथली SIP करते हैं तो उनको पहले बच्चे के लिए 2899 यानी ऑलमोस्ट 3,000 रुपए की, और दूसरे बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 2500 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। यहाँ वो लमसम जो है वो 2.5 लाख रुपया दोनों बच्चों के लिए कर दें ऑलमोस्ट। पहले के लिए 2.5 लाख है, दूसरे के लिए 2,30,000 है ऑलमोस्ट। इतना इतना पैसा अगर वो लमसम ही डाल देते हैं तो उनको SIP भी करने की जरूरत नहीं है। ये पैसा 15 और 17 साल में ग्रो होके उनके टारगेट्स को अचीव कर देगा। इसी तरह बच्चों की मैरिज के लिए आज जो 5 लाख चाहिए था, वो उनको जिस टाइम पे चाहिए 22 साल के बाद उस पैसे के लिए उनको 22 लाख रुपए चाहिए होगा। दूसरे बच्चे के लिए भी 22 साल के बाद 22 लाख रुपए ऑलमोस्ट चाहिए उनको। इसके लिए उनको 1800 रुपए की या 1900 रुपए की 2 SIP करनी पड़ेगी। यहाँ वो 1,83,000 रुपया 22 साल के लिए एक साथ ही इन्वेस्ट करके रख दें तो भी उनका टारगेट अचीव हो सकता है। ऐसे ही मंथली एक्सपेंसेस जो उनके आज 25,000 हैं, यहाँ पे आप डिफरेंस देखो कि जो उनको आज घर खर्च चलाने के लिए 25,000 रुपए चाहिए थे, 28 साल के बाद 25,000 की बजाय उनको 1,66,000, 1,66,000 रुपीज चाहिए होंगे उनको पर मंथ। लेकिन ये टारगेट अगर वो 28 साल है अभी उनके पास, आज ही वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 10,600 रुपए की SIP लगा के वो इतना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं कि उनको हर महीने 1,66,000 रुपए
मिलते रहे। यहाँ उनको 10,87,000 रुपए, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए आज की डेट में लमसम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो उनके जो गोल्स की करंट कॉस्ट है टोटल, वो है 20 लाख, और फ्यूचर में ये कॉस्ट हो जाएगी उनकी बढ़ के, जो उनको एक्चुअल में पैसे चाहिए होंगे 3,33,00,000 रुपए। उसके लिए उनको यहाँ तो मंथली 19,800, ऑलमोस्ट 20,000 की एसआईपी लगानी पड़ेगी, यहाँ उनको 19,35,000 रुपए जो है वो लमसम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आज की डेट। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल प्लान था, ये तो था मिस्टर विशाल वाणी का, जिनकी एज 32 थी। आप लोगों की जो एज है वो अलग हो सकती है। तो आपके जो बच्चों की एज है वो अलग हो सकती है। किसी का 1 बच्चा हो सकता है, किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं। किसी की रिटायरमेंट एज कोई 55 में प्लान करना चाह सकता है, कोई 60 की एज में रिटायर होना चाह सकता है। किसी के बच्चे की जो मैरिज एज है वो 22 में करना चाह सकता है, कोई 25 में करना चाह सकता है। आपकी अपनी एज भी, इनकी 32 थी, किसी की 25 हो सकती है, किसी की 40 हो सकती है। तो ये जो फाइनेंशियल प्लान है, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति का था, ये पर्सनलाइज़्ड होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह का कोई फाइनेंशियल प्लान जो है पर्सनलाइज्ड अपना करवाना चाहो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अभी आपके साथ एक गूगल फॉर्म भी शेयर करूँगा यहाँ पे, तो अगर आप लोग वो फिल करेंगे, तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और ऐसा फाइनेंशियल प्लान जो है वो हम 1 टू 1 आपस में ऐसे ही एक ज़ूम मीटिंग करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी तरह की भी कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, और इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आप वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे, तभी हम, अगर आप इंटरेस्टेड हुए, तभी हम इस प्रोसेस को आगे आपके लिए 1 टू 1 या पर्सनलाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं। हमारे पास भी लिमिटेड टाइम ही होता है कि इतने सारे मैं भी नहीं कर पाता, तो सिर्फ़ जो लोग सीरियसली खुद इंटरेस्टेड होंगे, वो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ वो गूगल फॉर्म भी शेयर करता हूँ, तो वो आप फिल कर सकते हो। उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और पोल है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा ईज़ी बना सकते हैं। प्लान्ड वे में चल के हम बड़े-बड़े जो टारगेट्स हैं, वो भी हम ईज़िली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है येस, तो आप उसका फर्स्ट वाली ऑप्शन येस फॉर श्योर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप, अगर आप इसके साथ एग्री नहीं करते, तो आप नो भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए भी टाइम हम बहुत छोटा लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना टाइम से पीछे चल रहे हैं, हमें ये खत्म करना था अब तक। लेकिन 10-15 मिनट प्लीज़ आपकी परमिशन से मैं और लूँगा, और हम इसे जल्दी-जल्दी वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि जो हमने अभी फाइनेंशियल प्लान जो देखा हमने, या अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से गोल प्लानिंग होती है, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की गोल जो प्लानिंग है, वो टाइमली अगर कर ली जाए, जल्दी कर ली जाए, अर्ली स्टेज पे कर ली जाए, तो वो हमारी लाइफ को ईज़ी बनाती है। हमारा फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है, उसको दूर करने में हमारी हेल्प करती है। अगर आप एग्री करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप चूज़ करें। अगर आप नहीं एग्री करते हैं, तो प्लीज़ लीव इट और चूज़ द सेकंड ऑप्शन। फ्रेंड्स, जस्ट 10 सेकंड्स और फिर हम इसको एंड कर देंगे पोल को। अगर आपने नहीं अभी तक किया है तो प्लीज़ सबमिट करें। राइट फ्रेंड्स, मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, और रिजल्ट्स फिर इसके वही हैं सेम, कि आप लोगों ने खुद कहा है कि हाँ, इन चीज़ों से लाइफ ईज़ी होती है। तो दैट मीन्स कि हम राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं जिन बातों को लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ एग्री करते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेज़। तो यहाँ पे आप मेरे को 1 मिनट का और टाइम दो, तो मैं अभी आपके साथ लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। यस फ्रेंड, प्लीज़ आपके जो चैट है, उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ ये लिंक।
शेयर पॉज करना पड़ेगा। मैं दोबारा शेयर करता हूँ अभी आपके साथ, 1 मिनट। सुमित सर आप हो? यस सर। सर मैं ना आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जी लिंक प्लीज आप चैट में कर दो। मेरे पास ना यहाँ पे चैट नहीं वो शो हो रही है। कोई बात नहीं सर, कीजिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स, जस्ट वो टेक्निकल इशू था इसलिए रह गया वो। सुमित सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको, प्लीज। या वेटिंग सर। आ गया ना? हाँ सर प्लीज आप इसको शेयर कर देना। ठीक है हाँ सर। फ्रेंड सॉरी। हाँ तो फ्रेंड्स प्लीज आप इसको कर देना फिल। तो वैसे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो इसको हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हुए तो प्लीज। तो एक फ्रेंड्स और छोटी सी चीज है कि एज ए टोकन ऑफ थैंक्स ना, मैं एक छोटी सी ई बुक आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो मैं आपके जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे ना, वो उन पे मैं आपको सेंड कर दूंगा मैं आपको, एज ए टोकन ऑफ थैंक्स। और जो लोग ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे उनको मैं एक एक्सेल कैलकुलेटर भी गिफ्ट करूंगा, कि जिसमें वो कॉस्ट ऑफ डिले आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 1 साल से डिले करते हो तो आपको कितना एडिशनल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना कम हो जाएगा। सर तो काइंडली आप चैट में लिंक आ गया सर। हाँ सर। एक बार चेक कर लें, चैट में लिंक आ गया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स चैट में लिंक भी आ गया, तो आप उस पर क्लिक करके भी उसको फिल कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये सारी बातें तो होगी फाइनेंशियल प्लानिंग तक की, लेकिन ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। प्लान बी होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सारी फाइनेंशियल प्लानिंग का ना तब तक कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम इसको इंश्योर नहीं कर पाते। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? टू इंश्योर दैट यू गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपको जिस टाइम पे पैसे के जितने पैसे की जरूरत है वो आपको अवेलेबल हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अब उसमें क्या है, मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि आपकी जो इनकम है ना, उसका 5% जो है वो आपके इन 3 प्रीमियम्स में जाना चाहिए। आपका मेडिक्लेम में आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए, टर्म प्लान आपका जरूर होना चाहिए, और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपके पास जरूर होनी चाहिए। इन तीनों का मिला के प्रीमियम, अगर आप पूरी इनकम का अपना 5% सिर्फ साल का जो इनके प्रीमियम्स देने में पे कर रहे हो ना, तो वो आपका व्यर्थ नहीं है। वो क्यों व्यर्थ नहीं है? क्योंकि वो 5% पे करके आप अपनी 100% जो आपकी अर्निंग है ना, उसको आप सिक्योर कर रहे हो। आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि इस टाइम के ऊपर चलो अभी तो फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस कर दी हैं कि कोविड के ही जो पेशेंट्स हैं कि उनकी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए कुछ लिमिट बना दी है, लेकिन फिर भी अभी भी मनमाने पैसे कुछ लोग ले रहे हैं। और इनिशियल स्टेज के ऊपर तो 10-10 15-15 लाख एक एक बंदे का बिल बना दिया हॉस्पिटल में। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी, तो अगर आपने 10 साल 15 साल भी प्रीमियम्स पे किए हुए ना, तो आपके 10-15 साल के जो प्रीमियम्स हैं वो एक ही साल में वसूल हो गया। या दूसरे तरीके से अगर आप देखो, आपने इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी, तो आपके कितने सालों की जो सेविंग है वो एक ही झटके में वॉश आउट हो गया। तो अगर ऐसी किसी इवेंट में अनफॉर्चुनेट इवेंट में आपके पैसों का नुकसान हो गया, आपकी इनकम का नुकसान हो गया, तो डेफिनेटली आपकी जो ये प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे रखे थे वो इधर यूज करने पड़ गए, देखो वो तो प्रायोरिटी है, आपको करने ही पड़ेंगे वहां पे पैसे खर्च, वो कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरी। लेकिन अगर बच्चों की एजुकेशन वाले पैसे उधर करने पड़ गए तो वो गोल तो हमारा फिर पूरा नहीं हुआ। उस टाइम पे जाके फिर एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। मैरिज के लिए रखे थे तो वो पहले यूज कर लिए तो भी दिक्कत है।
रिटायरमेंट के लिए रखे थे वो यूज कर लिए तो भी दिक्कत है। तो इस सारी प्लानिंग को इंटैक्ट रखने के लिए बैकअप प्लान होना, यानी कि ये तीनों इंश्योरेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी। अब एक छोटी सी स्लाइड और, कि एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ों मैं खुद कर सकता हूँ, मैं मनी कंट्रोल देख लेता हूँ, मैं वैल्यू रिसर्च देख लेता हूँ, तो वहां से देखकर मैं खुद भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नो डाउट फ्रेंड्स कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ स्टार्ट करना है छोटे अमाउंट से, तो डेफिनेटली आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि अच्छा गाइड कोई हो आपके साथ, तो आपको एडवाइज़र के थ्रू ही करना चाहिए। ये एक वहाँ महाभारत से लिया हुआ एक पिक्चर है। आप देख सकते हो कि ये तो हम सबको ही पता है। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पांडव थे, 5 भाई थे और उनकी सेना जो है वो बहुत ही वीक और छोटी थी इन कंपैरिज़न टू कौरवास। जो कौरव थे वो 100 भाई थे और उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी। और जब कृष्ण जी के पास अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों गए थे, तो जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना माँग ली थी। तो यानी कि कृष्ण जी की भी जो इतनी बड़ी सेना थी, वो भी कौरवों के साथ हो गई। लेकिन फिर भी जो युद्ध है, वो पांडव जीते। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो उनके एडवाइज़र थे, वो बढ़िया थे। अर्जुन ने उनको इसीलिए चूज़ किया था कि उनकी एडवाइस चाहिए थी। जिस टाइम के ऊपर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, उस टाइम के ऊपर कृष्ण जी ने उसको गाइड किया कि क्यों उसको अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार धर्म की रक्षा के लिए उठाना चाहिए। इसी तरह से एक जो अच्छा एडवाइज़र है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट तो करवाता ही करवाता है, वो आपके एग्ज़िट पॉइंट को भी एन्श्योर करता है कि किस टाइम पे आपको एग्ज़िट करना चाहिए। अगर गलत टाइम पे आप एग्ज़िट कर रहे होगे, तो अच्छा एडवाइज़र होगा तो वो आपको एग्ज़िट नहीं करने देगा। वो आपको समझाएगा कि क्यों आपको एग्ज़िट नहीं करना। जो पांडवास थे, वो हमेशा से कृष्ण जी की एडवाइस पे चलते थे। सिर्फ एक बार कृष्ण उनके साथ नहीं थे, जिस टाइम पे उन्होंने जुआ खेला था और द्रौपदी को हाराए थे वो। यहाँ से आपको एडवाइज़र की इम्पोर्टेंस पता चलती है, कि सिर्फ एक इवेंट पे उन्होंने एडवाइज़र की सलाह नहीं ली, एडवाइस नहीं ली और उनको सफ़र करना पड़ा। कितने साल तक अज्ञातवास में भी रहना पड़ा, अपना सब कुछ राजपाट भी उनको खोना। अगर एडवाइज़र की एडवाइस पे चल के आपका नुकसान होता है, तो एडवाइज़र का फ़ॉल्ट है। लेकिन अगर आप एडवाइज़र की नहीं सुनते हो या पार्शियल सुनते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये थोड़ी-सी एक सिर्फ चीज़ है कि जैसे हम लोग कोई स्पोर्ट भी करते हैं, तो कोच की इम्पोर्टेंस क्यों है उसमें? क्योंकि वो बाहर से देख के हमें ऑब्ज़र्व करता है, हमारी वीकनेसेस को, हमारी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज़ करना उसका काम है। तो उनको देख के वो हमारे लिए जो चीज़ अच्छी है, वो उसको गाइड करता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई कम टू एन एंड। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग एंड तक मेरे साथ रुके हो आप। तो मेरी फिर एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गूगल फॉर्म आप ज़रूर फिल करो। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो तो ज़रूर फिल करो, जो नहीं इंटरेस्टेड है उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पे कुछ भी अच्छा या बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे को ओबलाइज़ करने के लिए मत करना। तो अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर करो, क्योंकि हमारा पहले ही आपके साथ प्रॉमिस था कि यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट पिचिंग नहीं है। तो वो फाइनेंशियल प्लान भी जो है उसमें भी कोई प्रोडक्ट पिचिंग नहीं है वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। सिर्फ हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, वन टू वन थोड़ा बहुत, और जो आपके लिए कस्टमाइज़्ड होगा, वो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। देयर विल बी नो चार्ज फॉर दैट। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपकी ईमेल्स के ऊपर आपको मैं एक छोटी-सी ई बुक भी ज़रूर भेजूँगा और जिन्होंने ये गूगल फॉर्म फिल किया, उनको मैं वो कैलकुलेटर भी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वन्स अगेन कि आप लोगों ने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम जो मेरे लिए निकाला है और मैं रियली आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। विश यू ऑल सेफ एंड हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। आपकी लाइफ हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और 2 मिनट मैं और देता हूँ कि अगर किसी ने गूगल फॉर्म्स नहीं सबमिट किए हैं, तो वो प्लीज़ सबमिट कर दो। वैसे मैं इस ग्रुप में भी सबमिट कर दूँगा और 1-2 दिन में हम ये ग्रुप डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था कि इस ग्रुप को हम लंबे टाइम के लिए नहीं रखेंगे और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम कि आज की डेट में हम लोगों के पहले ही बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और इस ग्रुप का मकसद भी सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस तक ही था। फिर कभी इन फ्यूचर अगर मैं कोई इवेंट करूँगा तो नया ग्रुप बना लेंगे।
और आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए तो इसके आगे हम एडवांस कुछ और चीज़ें सीखने के लिए कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम ज़रूर करेंगे कोई ना कोई और इवेंट। लेकिन इसके लिए थैंक्स। सॉरी कि आज टाइम की कमी के कारण ना हमने सबको म्यूट ही रखा था और इसको एज़ ए वेबिनार ही लिया हमने, सिर्फ मीटिंग नहीं लिया हमने। इसको मतलब इंटरैक्टिव नहीं ज़्यादा रख पाए क्योंकि मेरे पास प्रेजेंटेशन देते-देते चैट को चेक करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं था। सुमित जी ने आई होप कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो ज़रूर उसका आंसर दिया होगा। तो बाकी फ्रेंड्स मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही है, ईमेल आपके पास है। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप जब मर्ज़ी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वन्स अगेन।